हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10th के 14th चैप्टर को। तो अगर आपने चैनल पर पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि इस चैप्टर के ऑलरेडी फर्स्ट 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट 3 टॉपिक्स को और साथ ही इस चैप्टर को भी हम इसी वीडियो में एंड कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है हु विल मेक द ब्रिटिश क्विट इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। और लास्ट टॉपिक है पार्टीशन एंड माइग्रेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हु विल मेक द ब्रिटिश क्विट इंडिया। तो 1941 में यहाँ पर जापान कई सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर अटैक और उन्हें कैप्चर करने में लगा हुआ था। तो इसीलिए इससे इंडिया के ऊपर एक डायरेक्ट थ्रेट की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि कभी भी इंडिया पर भी हमला हो सकता था। और इस टाइम पर ब्रिटिशर्स को इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इंडियन आर्मी उनके साथ जुड़ जाए और हम लोग साथ में मिलकर जापानीज़ को हरा सकें, ताकि वो लोग इस बार जापानीज़ से जीत सकें। अब इसीलिए मार्च 1942 में ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने एक आदमी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा। स्टैफोर्ड का मिशन यहाँ पर यह था कि वो महात्मा गांधी और कांग्रेस दोनों के साथ एक नेगोशिएशन करे, बातचीत करे और एक ऐसी डील बनाए जिसमें सारे के सारे इंडियंस राज़ी हो जाए ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इस वॉर को लड़ने के लिए। लेकिन ये टॉक्स फेल हो गए, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना था कि इसके बदले में वो लोग चाहते थे कि वाइजरी डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर किसी इंडियन को यहाँ पर वो पोस्ट दे। लेकिन इस बात से ब्रिटिशर्स एग्री नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये प्लान भी उनका फेल हो गया। इस प्लान के फेल होने के बाद गांधी जी ने अपना क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, जो कि उनका थर्ड मेजर मूवमेंट था उस टाइम का। और उन्होंने यहीं पर अपना सबसे ज़्यादा फेमस कॉल डू और डाई भी दिया था, जिसके बाद गांधी जी को इमीडिएटली जेल में डाल दिया गया था। लेकिन ओवरऑल इंडिया जितना भी यूथ था वो सभी लोग अब यहाँ पर प्रोटेस्ट में उतर चुके थे और सारा का सारा यूथ इन प्रोटेस्ट और मूवमेंट को एक साथ सपोर्ट करने में लगा हुआ था। कई सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस को छोड़कर इस मूवमेंट को ज्वाइन भी कर रहे थे और साथ ही में इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ रहा था। और कई सारे प्लेसेस लाइक सतारा जो कि महाराष्ट्र में है और मेदिनीपुर जो कि बंगाल में है, यहाँ पर लोगों ने खुद की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स को भी सेटअप करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का फिर से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और भले ही उन्हें एक पूरा का पूरा साल लग गया, लेकिन उन लोगों ने पूरी पावर फिर से अपने कंट्रोल में वापस ले ली। इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी इस वॉर में ब्रिटिशर्स की हेल्प करना चाहती थी और वो लोग ब्रिटिशर्स के साइड थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उस टाइम पर हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया था और नाजी पार्टी से ये लोग थ्रेट फील कर रहे थे। और उनका मानना ये था कि इस वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये एक पीपल्स वॉर है। ये पीपल्स वॉर है अगेंस्ट नाजी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है फैसिज्म के अगेंस्ट। तो ये लोग फैसिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ऐसा सोचते थे कि ये सभी लोग लड़ रहे हैं फैसिज्म के अगेंस्ट। अब हम जापान की अगर बात करते हैं तो जापानीज विक्ट्रीज जितने भी एशिया में हुई, उसने इंडियंस को 2 बातों पर बिलीव दिलवाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहली बात यह है कि यूरोपियन पावर्स को भी कोई हरा सकता है, वो लोग भी हार सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई एशियन कंट्री यानी कि जापान, एक एशियन कंट्री भी अपने राइट्स के लिए खड़ी हो सकती है कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट। तो इसीलिए इसी बात पर यह मिथ भी इंडियंस का सभी का टूट चुका था कि ब्रिटिशर्स सुपीरियर है और उनके दिलों में भी एक होप आ चुकी थी खुद के फ्रीडम के लिए। अब इसी होप के साथ सुभाष चंद्र बोस का बिलीव ये था कि वो जापान के साथ अपने डील्स बनाकर जापान के साथ अगर हम मिल जाएं तो ऐसा हो सकता है कि हम ब्रिटिशर्स को जापान के साथ मिलकर किक आउट इंडिया से कर सकें। तो इसी होप के साथ 1942 में वो सीक्रेटली जर्मनी और जापान गए और वहाँ पर उन्होंने फॉर्मेशन की इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA की। तो INA में ये वो वाले इंडियन सोल्जर्स थे जो कि कभी ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ा करते थे। ये लोग ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे जिन्हें जापान ने अपनी बर्मा और मालिया वाली लड़ाई में कैप्चर कर लिया था। बाद में कई सारे इंडियंस ने इस INA को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब हम गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो गांधी जी इनके इस आइडिया से डिसएग्री किया करते थे। उनका कहना यह था कि जापान यहाँ पर इंडिया के लिबरेटर यानी कि इंडिया को फ्रीडम दिलवाने वाले लोग नहीं हो सकते। लेकिन बोस ने
अपना ये सब कुछ आईएनए का कंटिन्यू किया और आईएनए भी जापान के साथ साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तक लड़ता रहा। अब वॉर की अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट पर ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स और उनके एलीट पावर्स यहाँ पर हार जाएंगे, लेकिन बाद में रशिया ने फिर जर्मनी को, नाजी पार्टी को यहाँ पर बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में हरा दिया, जिसके बाद एलीट पावर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और फाइनली वो लोग इस वॉर को जीत गए। बोस की आईएनए भी इसमें डिफीट हो चुकी थी और बोस सडनली कहीं पर डिसअपियर हो गए। ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या उनकी डेथ हो गई या फिर वो मिसिंग हो गए थे। अब जून 1944 में यहाँ पर वॉर जब ख़त्म होने के करीब था, जब ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को भी जेल से रिलीज़ कर दिया था और साथ में वो लोग इस बात पर एग्री भी कर गए थे कि वो लोग अब इंडिया फ्रीडम की टॉपिक पर भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। तो बात करते हैं हम इसी के एक सब टॉपिक की, जो कि है द पॉपुलर अपसर्ज 1946 to 48। वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने आईएनए सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था और ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग उन्हें पनिश करेंगे, उन्हें ट्रायल्स पर डालेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की आर्मी को इन लोगों ने धोखा दिया है। तो इसीलिए कई सारे लोगों को यहाँ पर थ्रेटन किया गया था और कई सारे लोगों को डेथ के लिए हैंग भी कर दिया गया था। तो इन आईएनए ट्रायल्स ने ऑल ओवर द इंडिया पीपल को काफ़ी ज़्यादा एंग्री और अपसेट कर दिया था, क्योंकि इस टाइम पर यूजुअली जितना भी इंडिया में हिंदू मुस्लिम डिवीज़न चल रहा था वो सडनली डिसअपियर हो गया। इवन तो कई सारे आईएनए सोल्जर्स मुस्लिम्स थे, फिर भी पीपल ने उन्हें बिना उनकी रिलीजन की केयर के सपोर्ट किया, क्योंकि वो लोग इंडिया के लिए फ्रीडम फाइटर्स थे। लाइफ वैसे भी वॉर के बाद इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया में वॉर के बाद काफ़ी सारे फूड शॉर्टेजेस आ गए थे, हर सारे चीज़ों के हाई प्राइजेस होने लगे थे और ब्लैक मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वर्कर्स भी अपने लो वेजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर पोस्टल, रेलवे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने नेशन वाइड स्ट्राइक्स पर जाने के बारे में प्लान किया और 18 फरवरी 1946 में इंडियन नेवल सोल्जर्स ने भी यहाँ पर बॉम्बे में हंगर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था। वो लोग एंग्री थे 2 अलग अलग रीजंस की वजह से। सबसे पहला था बैड फूड और सेकेंडली मिस ट्रीटमेंट बाई ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को वो लोग स्प्रेड करते गए और वैसे ही ये प्रोटेस्ट इंडिया के नेवी के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड होता चला गया और इसी के साथ 78 शिप्स, 20 नेवल बेसेस और अराउंड 20,000 नेवी मैन ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। अब सेलर्स ने भी यहाँ पर 3 फ्लैग्स को एक साथ अपनी अपनी शिप्स पर लहरा कर बताया। सबसे पहला था ट्राई कलर फ्लैग, जो कि हमारा इंडियन फ्लैग है। नेक्स्ट था क्रीसेंट फ्लैग, जो कि मुस्लिम का सिंबल है। नेक्स्ट है हैमर और सिकल, जो कि एक कम्युनिस्ट सिंबल है। ये लोग इन फ्लैग से ये दर्शाना चाहते थे कि अलग अलग रिलीजन के बाद भी इनके आइडियोलॉजीज़ एक साथ यूनाइटेड है। और इसी के साथ इन लोगों ने एक स्ट्राइक कमेटी भी बनाई जिसे लीड कर रहे थे MS खान। अब इनके डिमांड्स थे, नेवी मैन के डिमांड्स कई सारे थे, जिनमें सबसे पहले डिमांड थी बेटर फूड, नेक्स्ट डिमांड थी इक्वल पे विद ब्रिटिश ऑफिसर्स, नेक्स्ट डिमांड थी रिलीज ऑफ INA सोल्जर्स और साथ में पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और लास्ट डिमांड थी विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम इंडोनेशिया। अब हिंदू मुस्लिम के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो लोग साथ मिलकर सपोर्ट करने लगे नेवी के इस रिवॉल्ट को, और इसे सपोर्ट करने के लिए वो लोग भी स्ट्रीट्स पर उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। और 22 फरवरी में 3 लाख मिल वर्कर्स बॉम्बे में उन लोगों ने काम करना रोक दिया और साथ में एक साथ 2 दिन तक वो लोग पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी के अगेंस्ट लड़ते रहे। और 1946 के इस पूरे साल ने सिर्फ स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, वर्क स्टॉपेजेस, मिल्स और फैक्ट्रीज में ही देखा गया है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और साथ में सोशलिस्ट पार्टीज जितने भी थे वो लोग इन मूवमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, और इवन विलेजेस में भी पीपल एक दूसरे के लिए स्टैंड अप यानी कि राइज होना शुरू कर चुके थे। अब बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बंगाल में पूर पीजेंट्स ने एक तबागा मूवमेंट स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट में वो लोग अपनी आधे से ज़्यादा जितने भी क्रॉप्स वो लोग अपने लैंडलॉर्ड्स को दे दिया करते थे, उसके बजाय वो लोग अब 2/3 ऑफ क्रॉप खुद के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर चुके थे। इस मूवमेंट को लीड कर रही थी प्रोविंशियल किसान सभा, और उनके डिमांड्स उस टाइम पर पार्टली फुलफिल कर दिए गए थे। अब यहाँ पर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी कम्युनिस्ट लेड फार्मर्स ने कई सारे लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट यहाँ पर रिवॉल्ट किया, और इनके 3 डिमांड्स थे। सबसे पहली डिमांड थी कैंसिलेशन ऑफ डेब्ट्स, नेक्स्ट डिमांड
थी एंड ऑफ बाउंडेड लेबर। अब हम बाउंडेड लेबर उसे कहते हैं जिनका कर्जा लैंडलॉर्ड पर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पैसों से चुकाने की बजाय वो लोग लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करना स्टार्ट करते हैं और एंडलेसली स्लेवरी में फंस जाते हैं। लास्ट यहाँ पर डिमांड थी उनकी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक स्मॉलर ग्रुप से लैंड को वापस लेकर उन्हें लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल में रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये मूवमेंट भी स्प्रेड होता चला गया। अराउंड 3000 विलेजेस में ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ और पीजेंट्स ने अपने अपने हथियार तक उठा लिए थे लड़ने के लिए। अब अनदर आर्म्ड फार्मर्स रिवॉल्ट हुआ था त्रवानाकोर तेलंगाना में, केरला में। यहाँ पर कई सारे अलग अलग प्लेसेस में केरला में भी रिवॉल्ट्स हुए थे और पीपल लोकल रूलर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे। अब अगर हम इस पूरे टॉपिक की एक शॉर्ट सी समरी देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आईएनए ट्रायल्स ने लोगों को गुस्सा दिला दिया था और रिलीजन की जितनी भी लड़ाई थी वो ख़त्म करके लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर चुके थे। वर्कर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्रॉस दी सिटीज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीजेंट्स ने भी अपने हथियार कंट्री साइड पर उठा लिए थे लड़ने के लिए। पीपल का सारा ट्रस्ट ओवरऑल ब्रिटिशर्स पर से उठ चुका था। ब्रिटिश रूल पर अब लोग भरोसा नहीं करते थे और ये बात क्लियर थी कि फ्रीडम अब अनस्टॉपेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो कि है मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। 1945 में यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सभी इंडियन लीडर्स और ब्रिटिशर्स के बीच पॉलिटिकल टॉक्स फिर से शुरू हुए। ब्रिटिशर्स ने एग्री किया कि वो लोग अब एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि एक कैबिनेट टाइप बनाएंगे जो एंटायरली जिसमें इंडियन मेंबर्स होंगे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, यानी कि वाइजरी और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अभी भी ये 2 लोग ही ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, बाकी सब इंडियंस ही रहेंगे। ये एक फुल्ली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए फर्स्ट स्टेप था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर हैं, उनकी एक नई डिमांड आती है। उनकी ये डिमांड होती है कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे इंडिया की तरफ से, उन सभी मुस्लिम मेंबर्स को इनकी मुस्लिम लीग ही सेलेक्ट करेगी। अब ये बात को, उनकी इस डिमांड को कई सारी पार्टीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया और कई सारे मुस्लिम्स अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, लीग को नहीं। फॉर एग्जांपल द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में कई सारे मुस्लिम मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन वो लोग जिन्ना की इस बात से एग्री नहीं करते थे। और मौलाना आज़ाद भी एक मुस्लिम थे और वो उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन वो भी इस बात से एग्री नहीं करते थे। अब इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो 1946 में दोबारा इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए, लाइक स्टेट इलेक्शंस की तरह, जिसमें अब हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग यहाँ पर ऑल 30 मुस्लिम्स ओनली सीट्स पर सेंट्रल लेवल से वो लोग जीत चुके थे और 442 आउट ऑफ 509 यहाँ पर मुस्लिम सीट्स भी ये लोग प्रोविंसेस में जीत चुके थे। साथ में इसी के साथ इन लोगों के पास 86% मुस्लिम वोट्स भी थे। अब इस जीत ने मुस्लिम लीग को स्ट्रॉन्ग इनफ बना दिया था और अब ये लोग इस बात को क्लियरली कह सकते थे कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया के सारे मुस्लिम्स के लिए ये लोग एज ए स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 91% नॉन मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के पास अभी भी थे और कांग्रेस अभी भी मोस्ट पॉपुलर पार्टी अमॉन्ग हिंदूज इंडिया की बनी रही और दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच में भी ये पॉपुलर थी ही। अब हम आते हैं इसी के एक सब टॉपिक की तरफ, जो कि है अ पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन। तो मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक कैबिनेट मिशन नाम की 3 मेंबर टीम को इंडिया भेजा था और उनकी जॉब थी सबसे पहले मुस्लिम लीग की बढ़ती हुई पाकिस्तान के लेकर डिमांड को समझना और सेकेंडली इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक पॉलिटिकल प्लान को सजेस्ट करना। 3 महीने तक इंडिया का टूर करने के बाद कैबिनेट मिशन ने सजेस्ट किया कि एक 3 लेवल कॉन्फेडरेशन इंडिया में रहना चाहिए। एक सिस्टम जैसे कि एक सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस यानी कि स्टेट वाले, लास्ट है प्रोविंसेस देमसेल्फ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके प्लान ने ये कहा था कि इंडिया को यूनाइटेड ही रहना चाहिए, इंडिया में पार्टीशन नहीं होना चाहिए। एट फर्स्ट दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्लान को एग्री कर रहे थे, लेकिन जल्द ही दोनों पार्टीज इस प्लान के वेस जैसे इंटरप्रेट ये प्लान हो रहा था, इस प्लान के वेस से दोनों ही पार्टीज डिसएग्री करना स्टार्ट कर रहे थे और लास्ट में कांग्रेस और लीग दोनों ने ही इस प्लान को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड कर लिया था कि उनकी पाकिस्तान को लेकर अब जो डिमांड है वो सिर्फ टॉक्स के थ्रू अचीव नहीं हो सकती। तो इसीलिए 16 अगस्त 1946 को इन लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे नाम से एक डे अनाउंस किया और ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के लिए पब्लिक सपोर्ट कितना है, ये सब बताने के लिए उन लोगों ने इस डे को
अनाउंस किया था। लेकिन उस दिन काफ़ी सारे वायलेंट रियॉट्स ब्रोक आउट हो गए कलकत्ता में, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलते रहे, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत भी हो गई। जिसके बाद मार्च 1947 में रियॉट्स और वायलेंस पूरे नॉर्थन इंडिया में फैलता चला गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इस वाइड स्प्रेड ऑफ वायलेंस को देखने के बाद कांग्रेस भी एग्री कर गई कि अब वो लोग पंजाब को डिवाइड कर देंगे। और मार्च 1947 में ये डिसाइड हुआ कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जितने भी हैं वो पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू और सिख मेजॉरिटी एरियाज जितने भी हैं वो इंडिया में रहेंगे। और ऐसा ही सिमिलर डिवीज़न बंगाल के लिए भी किया गया था। अब फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन यहाँ पर इंडिया के एक नए वाइजरी बने थे, पुराने वाइजरी को रिप्लेस करके। तो उन्होंने एक लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स करने की भी कोशिश की थी पार्टीशन को रोकने के लिए, लेकिन उनके वो टॉक्स भी फेल हो गए। तो जिसके बाद उन्होंने पार्टीशन को अनाउंस कर दिया और इंडिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया इंडिपेंडेंट तो रहेगी लेकिन फिर भी डिवाइडेड रहेगी। और पाकिस्तान बनाया गया था कई सारे अलग अलग मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के साथ, जिसमें पंजाब यानी कि एक पार्ट ऑफ पंजाब था, NWFP जो कि अब पाकिस्तान है, सिंध, बलोचिस्तान और लास्टली ईस्ट बंगाल जो कि अब बांग्लादेश है। अब इंडिया को अपना फ्रीडम मिला 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान को अपना फ्रीडम मिला था 14 अगस्त 1947 को। और इस सारे ब्लडशेड और हेटरेट को रोकने के लिए उस टाइम पर पार्टीशन ही एक ओनली वे देखा गया था इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के हमारे सब टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पार्टीशन एंड माइग्रेशन। तो पार्टीशन के बाद हमें एक बड़ी पेनफुल रियलिटी को फेस करना पड़ा। वो ये था कि 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ और जब पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई, तो उस टाइम पर कई सारे हिंदूज और सिख्स जो पाकिस्तान में रहा करते थे, यानी कि वेस्ट पंजाब या सिंध के साइड पर, तो उन लोगों को अब उनके आसपास के एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा अनसेफ फील होने लगा। तो वो लोग अपने घर छोड़कर वहां से जाने लगे। एट द सेम टाइम्स इंडियन मुस्लिम्स के साथ भी ऐसा ही था, उन्हें भी अपने आसपास के एग्रेसिव सराउंडिंग से काफी ज्यादा अनसेफ फील होने लगा था। तो इसीलिए वो लोग भी अपने घरों को छोड़कर निकल चुके थे। और कई सारे लोग तो इंडिया में ऐसे थे जिन्हें फोर्सफुली माइग्रेट करवाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे कि कई सारे लोग अपने घर से मूव होना नहीं चाहते थे और कई लोग ऐसे थे उन्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को फोर्सफुली अपने ही घर से क्यों निकाला जा रहा है। उनकी सराउंडिंग में लोग काफी ज्यादा एंगरफुल और हेटफुल हो चुके थे और वो लोग अब एक दूसरे को इंसानियत के नाते नहीं देख रहे थे, बस एक दूसरे को घरों से धक्के मारकर निकाला जा रहा था। और इसी चक्कर में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पीपल, बोथ हिंदूज और मुस्लिम्स के यहाँ पर अपने अपने घरों को लीव करने के लिए फोर्स किया गया था। और इसी टाइम पर काफी ज्यादा रियॉट्स, किलिंग्स, लूटिंग और कई सारे घरों को जला भी दिया गया था। एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पर 2 से 5 लाख पीपल की आती है जिन्हें इस मास माइग्रेशन के टाइम पर मार दिया गया था। अब कई सारे लोग इसी वजह से रेफ्यूजीज बन चुके थे और वो लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे थे और पैक्ड ट्रेन्स में इन लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा था अपने अपने शेल्टर्स की तलाश में। ये जर्नीज काफी ज्यादा डेंजर से भरी हुई होती थी क्योंकि इस टाइम पर वायलेंस हमेशा कभी भी हो सकता था। अब इस पर गांधी जी के रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर कई सारे रियॉट अफेक्टेड एरियाज, कैंप्स और हॉस्पिटल्स में विजिट किया और साथ ही उन लोगों के बीच पीस और ब्रदरहुड वापस लाने की भी काफी ज्यादा कोशिश की। इस चलते वायलेंस से वो काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन उन्होंने इसे सेलिब्रेट नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने इस दिन पर एक फास्ट रखा। इस फास्ट के थ्रू वो अपने प्रोटेस्ट और प्रेयर फॉर पीस को जाहिर करना चाह रहे थे। क्योंकि ये वो काइंड ऑफ फ्रीडम नहीं था जिसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, या फिर ये वो फ्रीडम भी नहीं था जिसे उन्हें अपने फ्यूचर के लिए इमेजिन किया था। इन सारी सफरिंग्स को देखते हुए कांग्रेस ने इंडिया में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके अंदर उन लोगों ने कहा था कि जितने भी इंडिया की माइनॉरिटीज हैं लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स एक्सेट्रा, उन सभी को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ऑल्दो कांग्रेस को ये पार्टीशन कभी भी वो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी और साथ में ये 2 नेशन थियोरी को भी वो लोग कभी मानते ही नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस और उनके लीडर्स लाइक नेहरू और गांधी जी का बिलीफ ये था कि इंडिया एक लैंड है कई सारे रिलीजन्स की, जहां पर कई सारे रिलीजन्स और रेसेस के लोग रहते हैं और इंडिया को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री ही बने रहना चाहिए। और यहाँ के सारे के सारे सिटीजन्स, नो मैटर उनका रिलीजन, उनके रेस, कास्ट कुछ भी हो, उन्हें अपने अपने इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और उन्हें अपना स्टेट प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए।
इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो कि है असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। जैसे कि मैंने आपसे अभी भी कहा था कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, तो वो उस टाइम पर थे नौखाली बंगाल में। तो जहां पर कम्युनल राइट्स जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच हो रहे थे, उसे उस टाइम पर वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाद में 9 सितंबर 1947 को वो वापस दिल्ली आ गए, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जितने भी कम्युनल वायलेंस हो रहा था, उससे वो काफी ज्यादा अनहैप्पी थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे वो रोकेंगे कैसे। उन्हें इतने ओल्ड और वीक होने के बाद भी अब भी वो लोगों के फियर्स और उनके माइंड और उनके एंगर को काम करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें गांधी जी के आइडियोलॉजीज पसंद नहीं थे, और वो लोग इंडिया के साथ जितना सब कुछ हो रहा था, पार्टीशन वगैरह, उन सब के लिए वो बस गांधी जी को ब्लेम कर रहे थे। तो इसीलिए हमेशा जो उनके ऑल प्रेयर मीटिंग्स हुआ करते थे गांधी जी के, उसे डिस्टर्ब करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। ये ऐसे मीटिंग्स थे जहां पर सारे रिलीजन के लोगों को आना अलाउड था। लेकिन जब गांधी जी की जिस दिन डेथ हुई, उसके 2 डेज पहले भी गांधी जी को मारने की, यानी कि उनके असैसिनेशन की कोशिश की गई थी, जो कि उस टाइम पर फेल हो गया था ये अटेम्प्ट। तो 28 जनवरी 1948 को गांधी जी ने कहा था, इफ आई एम टू डाई बाय द बुलेट ऑफ अ मैड मैन, आई मस्ट डू सो स्माइलिंग, देयर मस्ट बी नो एंगर विद इन मी, गॉड मस्ट बी इन माई हार्ट एंड ऑन माई लिप्स। तो उसके बाद इवनिंग 30 जनवरी 1948 को जब वो अपने ऑल रिलीजन प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे, उन्हें उसी टाइम पर शूट कर दिया गया था 3 बार, और उनके लास्ट वर्ड्स थे हे राम। और उन्हें मारा था नथुराम गोडसे ने, जो उस टाइम पर तो वहां पर से भाग गया था, लेकिन बाद में बॉम्बे में पकड़ा गया था। गोडसे कभी एक मेंबर हुआ करता था हिंदू महासभा का, तो इसीलिए असैसिनेशन के बाद लोग गोडसे के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन से भी काफी ज्यादा गुस्सा थे। तो इसीलिए 14 फरवरी 1948 में हिंदू महासभा ने अपने सारे के सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दिया, और ये अनाउंस कर दिया कि अब से वो लोग सिर्फ नॉन पॉलिटिकल वर्क पर ही काम करेंगे। और गोडसे के इस वायलेंट एक्शन ने दूसरे लोगों के साथ साथ उनके खुद के लोगों को भी हर्ट पहुंचाया था। चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट सब टॉपिक की तरफ, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर हम जानेंगे कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद, उनका क्या हुआ। तो इंडिया में अबाउट 550 प्रिंसली स्टेट्स थे अंडर ब्रिटिश रूल। इसका मतलब ये था कि इन स्टेट्स को लोकल किंग्स और नवाब्स रूल किया करते थे, लेकिन ये स्टेट्स फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर ही थे ये लोग भी। तो जब ब्रिटिशर्स ने 1947 में इंडिया को छोड़ने का फैसला लिया, उस टाइम पर उन लोगों ने इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को एक चॉइस दी थी। वो चॉइस ये थी कि वो लोग या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले, या फिर अपनी प्लेस पर रहकर खुद को इंडिपेंडेंट बना ले, या फिर खुद ही इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे, उस टाइम तक उन लोगों को इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी और अपने अपने राइट्स के बारे में पता चल गया था। तो इसीलिए अब वो लोग रॉयल फैमिलीज के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। तो इसीलिए कुछ प्लेसेस लाइक ट्रावनकोर और हैदराबाद में पीजेंट्स ने आर्म्ड रिवॉल्ट्स करना स्टार्ट कर दिया अपने ही रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। अब कांग्रेस पार्टी ने लोगों के विशेस को सपोर्ट किया और प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि वो लोग भी इंडिया को ज्वाइन कर ले और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने में हेल्प भी करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जुलाई 1947 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में ले आए। तो इसी के चलते उन्होंने कई सारे रूलर्स से बातचीत भी की और उन्हें वार्न भी किया कि अगर वो लोग रिफ्यूज करते हैं इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए, तो हमें ना चाहते हुए भी इंडियन आर्मी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ताकि हम लोग उन स्टेट्स के साथ यूनिफाई हो पाए। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने उस टाइम तक एग्री कर लिया था कि वो लोग इंडिया के साथ ज्वाइन होंगे, और साथ में उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को भी साइन कर लिया था। लेकिन 3 स्टेट्स ऐसे थे जो इमीडिएटली एग्री इस बात पर नहीं हुए थे। सबसे पहला था कश्मीर, नेक्स्ट था हैदराबाद, और एक था जूनागढ़। ये 3 स्टेट्स को यहाँ पर इंडिया ने 2 साल बाद अपने अंडर लिया, यानी कि ये 3 स्टेट्स इंडिया में 2 इयर्स के बाद ज्वाइन हुए। अब जितने भी रॉयल रूलर्स थे उन लोगों ने अपनी पावर खो दी थी, लेकिन उन लोगों को पेंशन गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते थे, जिसका नाम था प्राइवी पर्सेस, और ये उन्हें दिए जाते थे उनके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस को झेलने के लिए। गवर्नमेंट मर्ज की गई थी और सारे के सारे स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स के साथ मिलाकर फिर से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था, ताकि एक न्यू इंडिया की क्रिएशन हो सके। इस रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को कई सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा, यानी कि 1956 तक ये प्रोसेस चलता रहा।
एंड में 1971 में गवर्नमेंट ने रूलर्स को अपने प्राइवेट पर्सेस भी देना बंद कर दिया था और साथ में उनके सभी रॉयल टाइटल्स भी उनसे ले लिए थे। अब वो उन लोगों को भी कॉमनर्स बना दिया था उनके टाइटल्स लेकर। इंडिया जो कि 1947 में बना था वो काफी ज्यादा पुअर था और उस टाइम पर हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल भी काफी ज्यादा लो था और 200 इयर्स तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहने के बाद लोगों के पास से पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस भी जा चुका था। लेकिन इंडिपेंडेंस ने उन्हें एक होप दी थी कि वो लोग अब भी एक स्ट्रॉन्ग, फेयर और सेल्फ रिलायंट नेशन को बिल्ड कर सकते हैं और इसी होप के साथ इतने साल बाद भी हम आगे इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों ही खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।